नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साउथ कोरिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट TFX का असेंबल होना शुरू हो गया है, यानी कि उसका अगले साल तक प्रोटोटाइप आ जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, इंडिया का AMCA जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, उसके ऊपर क्या अपडेट है, क्या प्रोग्रेस चल रही है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, इसका काम बड़ी स्पीड से चल रहा है। और ये सुनने में आपको अजीब लगता होगा, क्योंकि HAL ज़्यादातर हमने जो सुना है, इसकी स्पीड बहुत कम रहती है, बहुत ही स्लो काम करती है। लेकिन इसका क्रेडिट जाता है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA और एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर यानी ARDC को। और दोस्तों, इस फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर क्या प्रोग्रेस चल रही है, इससे पहले मैं आपको इसकी टाइमलाइन के बारे में बताऊंगा कि कब कब इसके ऊपर क्या कुछ हुआ है। दोस्तों, AMCA का प्रोजेक्ट 2010 के अंदर शुरू हुआ और फरवरी 2013 से मार्च 2014 तक इस प्रोजेक्ट की पूरी डेफिनेशन को घड़ लिया गया, यानी कि इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया। उसके बाद ADA ने इसे कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दिया, क्योंकि वह IOC लेवल वाले LCA तेजस के ऊपर फोकस कर रही थी। और इसका इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट यानी कि ETMD फेज 2014 के अंदर शुरू हुआ और 2015 तक दोस्तों इसका डिजाइन सारा तैयार कर लिया गया, बहुत सारे वाइन टनल टेस्टिंग करने के बाद में। और फरवरी 2019 के अंदर ये प्रोजेक्ट डिटेल डिजाइन फेज के अंदर एंटर कर गया। और अब दोस्तों, इसका पहला प्रोटोटाइप 2024 तक आ जाएगा और उसके बाद 2025 के अंदर इसकी फर्स्ट फ्लाइट शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि HAL ने हालांकि बहुत ज़्यादा डिलेज की हैं, लेकिन उसे एक्सपीरियंस भी काफ़ी हासिल हुआ है, स्पेशली LCA तेजस के साथ में। इसीलिए AMCA का काम अभी ठीक चल रहा है और इसके लिए रेगुलरली इंडियन एयरफोर्स से भी फीडबैक लिया जा रहा है, ताकि इसके ऊपर दोबारा से काम ना करना पड़े और डिले न हो। और दोस्तों, ये प्रोजेक्ट कुछ समय के लिए जरूर ऑफ ट्रैक रहा था, लेकिन अभी ये सही टाइमलाइंस के हिसाब से चल रहा है। और अभी जो पब्लिक डोमेन के अंदर इसकी रीसेंट डेवलपमेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट यानी कि DSI। ये दोस्तों एक तरह का एक खांचा होता है, एक तरह की एक बॉडी होती है, जिसके अंदर से एयर इंजन के अंदर जाती है, यानी कि ये एयर की इनटेक इंजन के अंदर कंट्रोल करता है। जब दोस्तों एयरक्राफ्ट उड़ता है, फ्लाई करता है, तो जो एयर की स्पीड होती है वो लगभग प्लेन की स्पीड के बराबर होती है। और अभी जो करंट टरबाइन इंजन है वो इसे हैंडल नहीं कर सकते सुपरसोनिक एयर फ्लो के ऊपर, क्योंकि ये उनके टरबाइन ब्लेड के अंदर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन पैदा कर सकती है और उन्हें डैमेज कर सकती है, और इससे इंजन फेल भी हो सकता है। इसीलिए जो एयर इंजन के अंदर जा रही है, उसे पहले सुपरसोनिक की बजाय सबसोनिक स्पीड के अंदर बदलना पड़ता है, यानी कि उसकी स्पीड को कम करना पड़ता है जब वह कंप्रेशर और टरबाइन ब्लेड के नजदीक पहुंचे। और साथ ही दोस्तों, इसकी स्पीड ऑप्टिमल होनी चाहिए और इसका वॉल्यूम भी इतना होना चाहिए ताकि इंजन से हमें मैक्सिमम थ्रस्ट मिल सके। तो इसी तरह से दोस्तों, ये डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट बाउंड्री लेयर पे जो एयर फ्लो होती है उससे इंजन से दूर कर देता है और साथ ही उसके अंदर जाने में भी एक कंट्रोल रखता है। और दोस्तों, कहने का मतलब ये होता है कि ये सब करने के बाद में आप ये भी कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट के ऊपर वेट लगभग 300 किलोग्राम के करीब कम हो गया। और इसके अंदर जो DSI इस्तेमाल किया जा रहा है वो वैसा ही है जैसा F-35 फाइटर जेट के अंदर किया जा रहा है। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो एयर इनटेक होती है वो S कन्फिगुरेशन के अंदर होती है, यानी कि एयर अंदर एक सर्पेंटाइन कन्फिगुरेशन के अंदर जाती है। जैसे सांप मूवमेंट करता है जमीन के ऊपर, उसी तरह से वाइब्रेशन के अंदर जाती है, इसीलिए इसे S कन्फिगुरेशन कहते हैं। और इसके लिए किसी एडिशनल कंप्रेसर ब्लेड की सामने से जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे क्या होता है कि फ्रंटल रडार क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है और इससे दोस्तों इसके स्टेल्थीनेस को बढ़ावा मिलता है। और दोस्तों, इसके कंट्रोल सरफेस फ्लाई बाई ऑप्टिक से कंट्रोल किए जाते हैं, न कि फ्लाई बाई वायर से। और इसका बेनिफिट ये होता है कि पहले तो हम ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वायर की तुलना में। सीधा सीधा ये फायदा है दोस्तों इससे कि इससे सिग्नल जो होता है वो लाइट की तरह से जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की तरह से नहीं जाता। और लाइट की तरह से जाता है तो ये फास्ट भी होता है और साथ ही इसके अंदर किसी भी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होने की संभावना भी नहीं रह जाती। और इसके अंदर जो डिजिटल फ्लाई बाई ऑप्टिक सिस्टम यूज किया जा रहा है वो नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर पर आधारित है,
जिसका मतलब है इसके पास क्वाड्रुपल रिडंडेंसी रहती है, यानी कि 4 अलग अलग कंप्यूटिंग चैनल और उनकी अलग अलग पावर सप्लाई। और दोस्तों आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे मोबाइल के अंदर सिंगल कोर, डबल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, जैसे जैसे कोर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे चीजें बढ़िया होती जाती, मोबाइल की स्पीड बढ़ती जाती है। उसी तरह से ये क्वाड्रुपल जो रिडंडेंसी है, ये समझ लीजिए कि इसके पास 4 तरह के कंप्यूटिंग चैनल इंडिपेंडेंट पावर सप्लाई के साथ होते हैं। और दोस्तों इसके अंदर गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार होता है जो कम अमाउंट के अंदर पावर कंज्यूम करता है और इसकी रेंज ज्यादा होती है, ट्रैकिंग एबिलिटी भी ज्यादा होती है। और दोस्तों जो आजकल के AESA रडार होते हैं वे गैलियम आर्सेनाइड के ऊपर बेस्ड होते हैं और हमारा जो उत्तम रडार होगा वो भी इसी तरह का ही होगा। और अगर इसके कॉकपिट की बात करें तो उसके अंदर एक सिंगल वाइड टच एनेबल किया होगा और मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले बिल्कुल F-35 फाइटर जेट के जैसा होगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात इसके इंजन की, तो पहला जो इसका बैच होगा उसके अंदर जनरल इलेक्ट्रिक का F414 EPE इंजन होगा जो 116 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देगा और इसके अंदर सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी भी होगी। और ये इंजन एक इम्प्रूव्ड वर्जन होगा जो करंटली F-18 सुपर ऑर्नेट के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि साउथ कोरिया का जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होगा KFX के नाम से, उसके अंदर भी 2 GE F414 इंजन ही लगाए जाएंगे। और दोस्तों जो दूसरा बैच आएगा AMCA का उसके अंदर हमारा लोकली बना इंजन होगा और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो इंजन हम रोल्स रॉयस की मदद से एक जॉइंट वेंचर के तहत बनाएं, लेकिन ये दोस्तों बाद में तय होगा। अभी ये कंफर्म है कि उसके अंदर हमारा लोकल इंजन होगा। और इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 1.8 होगी। सर्विस सीलिंग यानी कितनी ऊंचाई पे जाएगा तो वो 50,000 फीट होगी। और जी लिमिट की बात करें तो वो +8/-3.5 होगी। और अभी दोस्तों प्लान के हिसाब से इसका एम्प्टी वेट 12,000 किलोग्राम होगा जबकि लोडेड वेट मैक्सिमम 20,000 किलोग्राम होगा। इसके अंदर एक्सटर्नल वेपन कैरी करने की कैपेबिलिटी 5,000 से 6500 किलोग्राम तक होगी। और दोस्तों इसके अंदर इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी होगा यानी IRST सेंसर भी लगा होगा, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं किया गया है कि इसे कहां पर पोजीशन किया जाएगा यानी कि लगाया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि F-35 की तरह ही इसे भी नोज के नीचे लगाया जाए, लेकिन दोस्तों ये कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा बेटर नहीं है। और सबसे बेटर माना जाता है नोज के ऊपर फ्रंट की साइड में कॉकपिट से जो दिखता रहे, लेकिन इससे स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक थोड़े कम हो जाते हैं। और दोस्तों इसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन का नेटवर्क सेंट्रिक एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा जिसे DRDO की लैब डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी यानी कि DEAL ने तैयार किया है। और दोस्तों इसके अंदर एक सीमलेस डाटा फ्यूजन और कोऑपरेटिव एंगेजमेंट कैपेबिलिटी भी होगी, जिसका सीधा सा मतलब है कि कई एयरक्राफ्ट एक ही दिशा के अंदर सेम सिनर्जी के साथ में ऑपरेट कर सकते हैं। और दोस्तों मिसाइल लॉन्च करने वाला एयरक्राफ्ट अलग भी हो सकता है अगर उसे दूसरा एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च करने के लिए गाइड कर रहा है किसी भी डिफरेंट पॉइंट के ऊपर। और दोस्तों अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो सबसे पहले बात आती है इसके विंग की, जो कि डायमंड शेप्ड ट्रेपिजॉइडल विंग होंगे जैसा कि F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 के अंदर है। और टेल विंग इसकी ऐसी होगी जैसी Su-30 MKI के साथ में है। और इसके ऊपर वर्टिकल स्टेबिलाईजर जो होगा वो बिल्कुल ही वी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होगा जैसा F-80, F-22 और F-35 के अंदर होता है। ये बिल्कुल भी J-20 जैसा नहीं होगा जैसा कि हम देखते हैं उसकी तस्वीरों के अंदर। और इसके अंदर कोई भी एयर ब्रेक नहीं होगी, केवल इसका सरफेस जो होगा वो ही इस तरह से काम करेगा कि एयर ब्रेक हो जाए। और दोस्तों चूंकि ये स्टेल्थ फाइटर जेट होगा तो इसके अंदर एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन के लिए इंटरनल बे होगी यानी अंदर ही छिपा दिए जाएंगे। और उसके अंदर फ्यूल टैंक को भी छिपाया जा सकेगा। इससे इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा और इसकी एरोडायनामिक परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाएगी। और इसकी बॉडी की बात करें तो वो कॉम्पोसाइट से बनी होगी जैसी तेजस के अंदर है और उसके ऊपर रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल की कोटिंग होगी। और दोस्तों जो हैदराबाद के अंदर हमारी VEM टेक्नोलॉजीज है उसको ये काम दिया गया है कि वह 1:1 स्केल मॉडल बनाए इसका, और स्पेशली ताकि इसकी ग्राउंड टेस्टिंग और स्ट्रेस और वाइब्रेशन टेस्ट किए जा सकें। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो AMCA प्रोजेक्ट के अंदर है कि इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, और जो प्राइवेट कंपनी होगी वो दोस्तों टाटा एडवांस सिस्टम या फिर L&T डिफेंस में से एक होगी। और ये HAL के साथ पार्टनरशिप करेगी ताकि हाई रेट पे इसका प्रोडक्शन हो सके। और ये भी पॉसिबल है कि प्राइवेट कंपनी इसके पार्ट को बनाए और HAL एक इंटीग्रेटर के रूप में काम करे और इसको असेंबल करे। और दोस्तों हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कोई प्राइवेट कंपनी पूरी तरह से
इस प्रोडक्शन की ओनरशिप ले सकती है। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि इंडिया के संदर्भ में बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। HAL को जितना एक्सपीरियंस है उतना अर्न करने के अंदर प्राइवेट कंपनी को काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए गाइडेंस जरूर रहेगी HAL की भी और साथ ही ADA की भी। तो दोस्तों अंत में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि AMCA जो बन रहा है वो स्पीड पे बन रहा है और हर लेवल पे उसका काम एकदम सुपीरियर हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।